नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। आप नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन भी जो है उनको कह सकते हैं। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में जो है वो आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी जो है वो करता रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय इंडिया टू इवैक्यूएट इट्स नेशन फ्रॉम हैती। देखो, बोलते हैं कि इंडिया के द्वारा जो ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट किया गया है अपने नेशंस को हैती से निकालने का, उस ऑपरेशन को जो है वो क्या नाम दिया गया है। तो देखो, हाल ही में भारत के द्वारा हैती का कंट्री है, यहाँ से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया है। इसको ऑपरेशन इंद्रावती नाम जो है वो दिया गया है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब ये हैती में हुआ क्या कि ये ऑपरेशन चलाना पड़ा, पूरा स्टेटस क्या है। देखो, कुछ एक गैंग्स के द्वारा जो था यहाँ पर क्या किया गया, जो हैती की कैपिटल है वहाँ पर जो था वो कब्जा कर लिया गया। क्वेश्चन पूछने वाला ये भी पूछ सकता है कि हैती की कैपिटल जो है वो कहाँ पर है। तो हैती की कैपिटल आपने ध्यान रखनी है, पोर्ट ऑफ प्रिंस जो है वो उसकी कैपिटल है। क्या है? पोर्ट ऑफ प्रिंस इसकी कैपिटल है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ चाहे इस पोर्ट ऑफ प्रिंस को कि कहाँ पर इसकी कैपिटल है। यहाँ पर ये देखिए, पोर्ट हो गया और ओ हो गया और प्रिंस हो गया, ये जो है वो उस कंट्री की कैपिटल है। यहाँ पर जो था वो कुछ गैंग्स के द्वारा कब्जा कर लिया गया, पुलिस स्टेशन के ऊपर कब्जा कर लिया गया, जेलों से जो था वो कैदियों को रिहा कर दिया गया, खतरनाक कैदी जो था वहाँ से निकल कर आ गए। और फाइनली हुआ क्या कि हैती के जो प्राइम मिनिस्टर है ना, उनको रिज़ाइन देना पड़ा। अब हैती के प्राइम मिनिस्टर एरियल हेनरी हैं, जिनको रिज़ाइन देना पड़ा। इन्होंने रिज़ाइन दे दिया है। एक्चुअली में काफ़ी टाइम से इनका विरोध वहाँ पर चल रहा था। विरोध इतना बढ़ गया कि वहाँ पर कुछ एक गैंग्स इतनी भारी हो गई और उन गैंग्स ने जो था वो पूरे शहरों पर जो था वो कब्जा कर लिया गया। अभी तक तो ये रिपोर्ट ये है कि 80% गैंग्स के द्वारा जो था एरियाज़ को जो है वो 80% एरियाज़ को जो है वो कवर कर लिया गया है यहाँ के। अब ऑपरेशन इंद्रावती इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। कुछ एक लोगों को अभी तक इवैक्यूएट किया जा चुका है ताकि अपने इंडिया के जो लोग वहाँ पर हैं उनको वहाँ से निकाला जाए। दूसरी बात ये भी है कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने अपने अपने कंट्रीज़ के नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन चलाए हैं। अब देखो, जितने भी गैंग है ना, उनका टारगेट क्या है। सभी गैंग्स चाहते हैं कि उनके जो चीफ है ना वो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन जाए। और कोई ऐसा परमानेंट नहीं है कि कोई एक गैंग है, अलग अलग गैंग्स हैं और सभी का यही है कि उनके ही चीफ यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनने चाहिए। और उनका ये भी टारगेट है कि अगर कोई बाहर से कोई कंट्री जो है वो यहाँ पर अटैक करती है, जैसे यूएस का ये मानना है, यूएस ये कहती है कि हम यहाँ पर जो है वो अपनी आर्मी जो है डिप्लॉय कर सकते हैं, परंतु वो गैंग ये कहती हैं कि अगर कोई भी बाहर से कंट्री यहाँ पर अपनी आर्मी को लेकर आएगी तो उनको जो है उनका मुकाबला जो है वो डट कर एक साथ जो है वो सारे के सारे करेंगे। इंडिया इस तरह से पहले भी ऑपरेशन जो है वो चला चुकी है अलग अलग कंट्रीज़ में, ताकि अपने नागरिकों को जो है वो निकाला जा सके। ताकि जैसे कि इंडिया के द्वारा ऑपरेशन चलाया गया था टर्की में, जब भूकंप आया था वहाँ से अपने नागरिकों को निकालने के लिए, तो टर्की और सीरिया के अर्थक्वेक से निकालने के लिए ऑपरेशन दोस्त जो था वो चलाया गया था। इसराइल में जब अटैक हुआ तो इसराइल से निकालने के लिए जो था वो एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसको नाम दिया गया था ऑपरेशन अजय वो चलाया गया था। और जब रशिया में जो था वो रशिया यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ था तब भी जो था वो इंडिया के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसको ऑपरेशन गंगा नाम जो था वो दिया गया था। तो ये सारे ऑपरेशंस के नाम आपने ध्यान रखने हैं, अलग अलग टाइम में इंडिया ने अपने नागरिकों को बचाने के लिए चलाए हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, व्हाट नेम इज अप्रूव्ड बाय द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, IAU की बात हो रही है कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन फॉर द लैंडिंग साइट ऑफ चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर ऑन द मून। तो बोलते हैं कि चंद्रमा पर चंद्रयान 3 का जो विक्रम लैंडर जो वहाँ पर लैंड किया था उसको जो है वो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा एक नाम की मंजूरी दी गई है। वो नाम आपको बताना है कि कौन सा नाम है। देखो, पहले तो इंडिया के द्वारा बहुत पहले अनाउंस कर दिया गया था कि हम जो है उस जगह को जो है वो शिव शक्ति का नाम जो है वो देंगे, परंतु सिर्फ और सिर्फ वो इंडिया के द्वारा अनाउंस किया गया था। उसको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा जो था वो मंजूरी नहीं दी गई थी। अब IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा जो है वो उसको मंजूरी दे दी गई है और शिव शक्ति पॉइंट जो है वो इसको नाम जो है वो ऑफिशियली जो है वो मिल चुका है। ठीक है, ऑफिशियली इसको शिव शक्ति पॉइंट जो है वो नाम मिल चुका है। इंडिया के द्वारा चंद्रयान भेजा गया था। अब चंद्रयान को भेजा गया था तो चंद्रयान ने जब लैंड किया था उस दिन को जो है वो सेलिब्रेट करने के लिए जो है वो एक डे बनाया गया, उसको नेशनल स्पेस डे जो था वो कह दिया गया। चंद्रयान 3 जो है वो ऑफिशियली लॉन्च होता है 14 जुलाई 2023 को। और चंद्रयान 3 जो है वो लैंड कब करता है, चंद्रयान 3 जो है वो जो सक्सेसफुली वहाँ पर जाकर लैंड करता है वो अगस्त के महीने में करता है।
और 23 अगस्त को जो है वो वहाँ पर जाकर लैंड कर जाता है। अब चंद्रयान 3 वहाँ पर लैंड करता है तो उस दिन को नेशनल स्पेस डे बना दिया जाता है जहाँ पर लैंड किया जाता है। इसका जो विक्रम लैंडर है वो जहाँ पर वो लैंड करता है उसको शिव शक्ति पॉइंट जो है वो नाम दे दिया गया। ये ध्यान रखना, पुराना क्वेश्चन है तो देखो पीजीटी का कोई ना कोई एग्जाम है, ये 100% श्योरिटी के साथ मैं कहता हूँ कि ये पूछा जाएगा। अभी एक दो और हम ऐसे पुराने क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो अभी न्यूज़ में आए थे परंतु एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। ये वही डिटेल में लिखा गया है जो हमने पढ़ लिया। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी अरागम विच इज सेट टू मेड इंडियाज लार्जेस्ट बुक विलेज सिचुएटेड। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अरागम जो है वो स्थित है जहाँ पर भारत का सबसे बड़ा पुस्तक गांव जो है वो बनाया गया है। देखो जहाँ पर भारत का सबसे बड़ा पुस्तक गांव जो है वो बनाया गया है अरागम में, वो कहाँ पर जो है वो स्थित है, वो जम्मू कश्मीर में जो है वो स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये गांव कहाँ पर स्थित है, जहाँ पर सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट बुक विलेज बनाया गया है वो कहाँ पर है, तो ये अरागाम में है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर के हमने कुछ पुराने क्वेश्चन भी जो है वो पढ़ रखे हैं। अब क्या क्या जम्मू कश्मीर के पुराने क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं और किस तरह से एग्ज़ाम में वो पूछे जा सकते हैं वो हम जानते हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर के बारे में। हमने जम्मू कश्मीर का ऑपरेशन कामधेनु पढ़ा था। ऑपरेशन कामधेनु जो है वो कैटल स्मगलिंग को रोकने के लिए, जो पशुओं की स्मगलिंग होती है उसको रोकने के लिए जो है वो जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो वो आपने एक ऑपरेशन ध्यान रखना है जम्मू कश्मीर का। और आपने क्या ऑपरेशन ध्यान रखना है, हमने एक सर्वे पढ़ा था जो कि एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर के द्वारा जो था वो रिलीज़ किया गया था। स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन को लेकर जो था वो किया गया था। सर्वे को कहा गया था स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया, SPAI कहा गया था। स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया इसको कहा गया था। इसके अकॉर्डिंग देखने को ये मिला कि कौन सा यूटी ऐसा है, स्टेट ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो ये स्नो लेपर्ड पाए गए, तो वो जम्मू कश्मीर ही था जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्नो लेपर्ड जो था वो देखने को मिले थे। तो वो भी आपने ध्यान रखना है वहाँ पर कि किस तरह से क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। साथ में हमने पढ़ा था कि पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है जिसने PM विश्वकर्मा योजना को जो है वो लॉन्च किया है। तो जम्मू कश्मीर जो है वो पहला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बना है जिसने PM विश्वकर्मा योजना को जो है वो लॉन्च किया है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम उत्तीर्ण सीरीज़ में जो है वो पढ़ चुके हैं। तो उत्तीर्ण सीरीज़ के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो याद रखने हैं आपने। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं। रिसेंटली PM नरेंद्र मोदी कॉन्फर्ड विद द ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो, इट इज़ हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ विच कंट्री। तो बोलते हैं कि अभी हाल फिलहाल में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो सम्मान जो है वो दिया गया है। ये किस देश का जो है वो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगर हम बात करें कि ये अवार्ड जो है वो दिया गया है, ये कौन सी कंट्री का जो है वो हाईएस्ट अवार्ड है। अब देखो ये जो है वो भूटान का हाईएस्ट अवार्ड है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो था वो भूटान गए थे, तो भूटान का ये हाईएस्ट अवार्ड जो है वो इनको दिया गया। अब देखो भूटान का हाईएस्ट अवार्ड इनको दिया गया, चलो सही बात है, परंतु आपने एक बात ध्यान रखनी है कि ये अभी दिया गया है इनको, अदरवाइज इसको अनाउंस तो बहुत पहले कर दिया गया था। सिर्फ और सिर्फ दिया गया है इनको अभी। अगर हम बात करें कि इसको जो था वो अनाउंस कब किया गया था कि ये अवार्ड जो है वो PM को दिया जाएगा, तो लगभग 2021 में जो था ये अवार्ड अनाउंस हो चुका था, बस दिया अभी गया है जब PM मोदी जो था वो भूटान की यात्रा पर गए थे उस दौरान। अब देखो भूटान के द्वारा ये अवार्ड जो है वो दिया गया है, तो भूटान को क्या फ़ायदा यहाँ से हुआ है। देखो इंडिया बहुत ज़्यादा असिस्टेंस, बहुत ज़्यादा सहायता जो है वो भूटान को जो है वो देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये भी अनाउंस किया गया जब वो भूटान गए थे कि 5 ईयर प्लान जो भूटान के लिए चलाया जाता है ना, 5,000 करोड़ रुपया उसमें दिया जाता है, उसको सीधा 5,000 करोड़ से बढ़ाकर जो है वो अब सीधा 10,000 करोड़ रुपया जो है वो कर दिया जाएगा। तो अब इंडिया जो है वो आने वाला 5 ईयर प्लान है इंडिया का, वो 10,000 करोड़ का जो है वो रहने वाला है भूटान के लिए। और देखो भूटान के जो किंग है ना, उनके द्वारा ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो भूटान के किंग का नाम भी आपको पता होना चाहिए कि भूटान के किंग जो है वो कौन है। तो यहाँ के किंग का नाम थोड़ा सा बड़ा है, इस नाम को याद रखना। इनका नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, ये इनका नाम है। ये भूटान के किंग हैं, इनके द्वारा जो है ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। भूटान के बारे में हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि 2024 का जो इंटरिम बजट आया था उसमें सबसे ज़्यादा जो किसी कंट्री को सहायता दी गई थी वो किस कंट्री को दी गई थी, तो वो भूटान कंट्री को ही जो था वो दी गई थी।
दूसरा क्वेश्चन हमने भूटान के बारे में, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो बने थे शेरिंग तोब्गे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने थे, उनका नाम हमने पढ़ा था। और तीसरा हमने भूटान की एक इम्पॉर्टेंट सिटी भी जो था वो पढ़ी थी, जो इम्पोर्टेंट चर्चा में यहाँ की सिटी आई थी कि ये सिटी जो है वो कहाँ पर बनी है। हमने गेलिफू मेगा सिटी जो था वो पढ़ी थी। ये जो गेलिफू मेगा सिटी है ना, ये भूटान में बन रही है। यहाँ की ये मेगा सिटी है जो एक विजनरी प्रोजेक्ट यहाँ का है, इंडिया इसमें सहायता भी करेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इंडियन स्टेट कौन कौन से हैं जो भूटान के साथ जो है वो बाउंड्री शेयर करते हैं। अगर हम इंडियन स्टेट्स की बात करें कि जो भूटान के साथ जो है वो बाउंड्री शेयर करते हैं, तो वो भी एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो इंडियन स्टेट में जो है वो वेस्ट बंगाल आ जाता है, सिक्किम आ जाता है, असम आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। ये 4 स्टेट ऐसे हैं जो भूटान के साथ जो है वो बाउंड्री शेयर करते हैं। कौन कौन से हो गए? एक असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया और सिक्किम हो गया। सबसे ज़्यादा बॉर्डर जो है वो असम के साथ, असम के द्वारा 267 जो है वो किलोमीटर ये बाउंड्री शेयर की जाती है। और अरुणाचल प्रदेश जो है वो 217 किलोमीटर बाउंड्री जो है वो शेयर करता है। वेस्ट बंगाल जो है वो 183 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है। सिक्किम सबसे कम 32 किलोमीटर बाउंड्री जो है वो शेयर करता है भूटान के साथ। ये आप नोट करें यहाँ से, ठीक है जी। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, यही पॉइंट्स एग्जाम में हेल्प करेंगे और यही पॉइंट्स याद भी रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं गुलाल गोटा इज़ अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ विच सिटी। तो बोलते हैं कि गुलाल गोटा किस शहर का एक पारंपरिक त्यौहार है। देखो हम बात करें पारंपरिक त्यौहार की, तो गुलाल गोटा जो है ये कहाँ का इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है? ये फेस्टिवल है जयपुर सिटी का। जयपुर सिटी जो कि राजस्थान में पड़ती है, वहाँ का ये इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। हम इससे पहले इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स जो है पढ़ चुके हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था करंट अफेयर्स में 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल जो है वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया गया? ये नासिक में जो था वो ऑर्गेनाइज़ किया गया था। हमने पढ़ा था एक और इस तरह का इम्पोर्टेंट फेस्टिवल हमने पढ़ा था कि जो इम्पोर्टेंट एक अतुकल पोंगल फेस्टिवल होता है, पोंगल फेस्टिवल जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये केरला में जो था वो मनाया गया था। हमने पढ़ा था इमोइनू इरातपा फेस्टिवल हमने मणिपुर का इम्पोर्टेंट फेस्टिवल जो है ये पढ़ रखा है। हमने एक पोंगल फेस्टिवल ही पढ़ा था अकेला, वो तमिलनाडु का फेस्टिवल है। ये 2 अलग अलग फेस्टिवल हो गए ना, एक तो पोंगल फेस्टिवल हो गया तमिलनाडु का। इसके अलावा मैंने पहले भी आपको एक फेस्टिवल बताया, वो कौन सा था? वो था अतुकल पोंगला फेस्टिवल। अतुकल पोंगला फेस्टिवल जो है वो केरल का फेस्टिवल है, वो भी आपने ध्यान रखना है। एक ट्रामा जात्रा फेस्टिवल भी होता है। ट्रामा जात्रा फेस्टिवल जो है वो कोलकाता का इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने उत्तीर्ण सीरीज़ में पढ़ रखे हैं। उत्तीर्ण सीरीज़ के ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल मनाए गए, हमने डिस्कस किए। गुलाल गोटा फेस्टिवल अभी होली के दौरान जो है ये मनाया जाता है जयपुर में। और देखो होली की अगर हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल लेवल का हमारे पास जो एक नेशनल लेवल का सुजानपुर की होली भी जो है वो होती है। तो सुजानपुर की होली जो है वो फेमस है। पूछा जा सकता है कि हम कौन से डिस्ट्रिक्ट में होती है? हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है ये होती है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोलते हैं साइमन हैरिस इज सेट टू बिकम यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो बोलते हैं कि साइमन हैरिस जो है वो निम्नलिखित में से किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। देखो इनके प्रधानमंत्री बनने की लगभग सारी औपचारिकताएं जो हैं पूरी हो ही चुकी हैं। अब ये जो साइमन हैरिस है ना, ये जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। कहाँ के? आयरलैंड के। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। इससे लास्ट वाला एडिशन अगर आप उत्तीर्ण सीरीज़ का देखेंगे ना, तो वहाँ पर भी आयरलैंड का एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि आयरलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम लियो वराडकर था, लियो वराडकर के द्वारा जो है प्राइम मिनिस्टर पद से इस्तीफा दे दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लियो वराडकर के द्वारा अभी हाल फिलहाल में इस्तीफा दिया गया है, वो कौन से कंट्री के जो है प्राइम मिनिस्टर थे? तो वो आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर थे। क्वेश्चन पूछने वाला ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इस्तीफा दिया गया है, उनका क्या नाम है? तो लियो वराडकर नाम ध्यान रखना है। आयरलैंड के जो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर अभी चुने जाएंगे, ये चुने गए, वो साइमन हैरिस नाम आपने उनका ध्यान रखना है। पहले भी हम अलग अलग कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से करते हैं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के बने थे शहबाज शरीफ, उनका नाम आपने ध्यान रखना है। प्राइम मिनिस्टर कौन से एक और कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर बने थे वो भी आपने ध्यान रखना है, वो थी कंट्री फ्रांस। तो फ्रांस के भी यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे जिनका नाम गैब्रियल अटल था, तो गैब्रियल अटल का नाम भी आपने ध्यान रखना है। और आपने साथ में ध्यान रखना है कि यहाँ पर
डोनाल्ड टस्क का नाम भी इंपॉर्टेंट है। डोनाल्ड टस्क जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने थे पोलैंड कंट्री के, तो पोलैंड कंट्री का नाम आपने ध्यान रखना है। क्रिस्टोफर लक्सन हमने पढ़े थे, क्रिस्टोफर लक्सन जो था वो प्राइम मिनिस्टर बने थे न्यूजीलैंड कंट्री के। तो ये प्राइम मिनिस्टर जो है अभी तक हम अलग अलग कंट्रीज़ के जो है वो पढ़ चुके हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के रिवाइज कर चुके हैं, इतना ध्यान रखना। आयरलैंड के ये प्राइम मिनिस्टर हो गए लियो वराडकर, इनका नाम आप ज़रूर ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं रिसेंटली विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड अ बैन ऑन सेल ऑफ डिस्पोजल ई सिगरेट्स और वेप्स। तो बोलते हैं कि हाल ही में किस देश ने डिस्पोजल ई सिगरेट और वेप्स जो है ना इनकी बिक्री के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये कंट्री कौन सी है जिसके द्वारा जो ये बैन लगाया गया है ई सिगरेट और डिस्पोजल ई वेप्स के ऊपर? तो ये बैन लगाया गया है न्यूजीलैंड के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। इसकी सेल के ऊपर बैन लगाया गया न्यूजीलैंड ने। इससे पहले देखो यूके के द्वारा भी जो है वो डिस्पोजल वेप्स के ऊपर जो है वो प्रतिबंध लगाने की घोषणा जो है वो की जा चुकी है। अलग अलग कंट्री अलग अलग टाइम में ये घोषणाएं कर चुकी हैं, परंतु जो इम्पोर्टेंट बनता है वो क्या बनता है, जो लेटेस्ट किसी कंट्री ने बैन लगाया है वो इम्पोर्टेंट जो है वो बनता है। तो लेटेस्ट आपने न्यूजीलैंड जो है वो ध्यान रखना है। अब देखो न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड के जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो कौन बने हैं? देखो न्यूजीलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर की अगर हम बात करें कि न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, हमने क्रिस्टोफर लक्सन पढ़े थे 2023 में जो है ये प्राइम मिनिस्टर बने थे। 2023 से यही सर्व जो है वो कर रहे हैं कंट्री को। इससे पहले हमने न्यूजीलैंड का क्वेश्चन पढ़ा था कि कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने वर्ल्ड का फर्स्ट लॉ बनाया है जिसमें टबैको सेल्स को जो है वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बैन किया गया था। उस लॉ को इसने रिपील कर दिया था। देखो हमने पढ़ा था रिसेंटली विच कंट्री इज रिपीलिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट लॉ बैनिंग टबैको सेल्स फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो वो न्यूजीलैंड कंट्री ही थी जिसने इस कानून को जो था वो रिपील कर दिया था, जो फ्यूचर जनरेशन के लिए बैन लगाता था। और अगर हम बात करें ना न्यूजीलैंड की, तो एक हमने इंडेक्स पढ़ रखा है इंडियाज़ जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स होता है जिसमें इंडिया का रैंक 93 था। उस इंडेक्स में अगर कोई पहले नंबर पर कंट्री थी ना तो उसका नाम था डेनमार्क। डेनमार्क जो था वो कंट्री थी जिसने जो था वो क्या किया था, जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में टॉप की थी। और सेकंड नंबर पर आया था फिनलैंड और थर्ड नंबर पर ये न्यूजीलैंड जो था वो आया था। ये आपने ध्यान रखना है कि थर्ड नंबर पर जो था वो न्यूजीलैंड आया था। और अगर हम बात करते हैं कि न्यूजीलैंड के जो इनहेबिटेंट हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कीवीज़ जो है वो कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस कंट्री के इनहेबिटेंट्स को जो है वो कीवीज़ कहा जाता है, तो न्यूजीलैंड के इनहेबिटेंट्स को कीवीज़ जो है वो कहा जाता है। ये क्वेश्चन से ध्यान रखने हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली IMT ट्राइलेटरल एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो बोलते हैं कि हाल ही में IMT त्रिपक्षीय अभ्यास निम्नलिखित में से किन देशों के बीच में जो है वो आयोजित जो है वो किया गया है। देखो हाल ही में ये जो IMT त्रिपक्षीय अभ्यास हुआ है ना, ये इंडिया, मोजाम्बिक्यू और तंजानिया के बीच में हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी जो है वो हो जाएगा, इंडिया, मोजाम्बिक्यू और तंजानिया, इन कंट्रीज़ के बीच में ये अभ्यास जो है वो हुआ है। अगर हम बात करते हैं जो अलग अलग एक्सरसाइजेज हुई हैं इंडिया की अलग अलग कंट्रीज़ के साथ जो हमने पढ़ रखी हैं वो कौन कौन सी हैं। देखो अलग अलग एक्सरसाइजेज में अगर हम बात करते हैं जो इंडिया की हमने अलग अलग एक्सरसाइजेज पढ़ रखी हैं, तो लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज पढ़ी थी टाइगर ट्रियम्स। टाइगर ट्रियम्स एक्सरसाइज इंडिया और USA के बीच में जो है वो होती है, वो एक्सरसाइज आपने ध्यान रखनी है। उससे भी पहले हमने पढ़ी थी कि सी डिफेंडर जो है वो जॉइंट कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है इंडिया और USA के बीच में, तो वो भी आपने ध्यान रखनी है। उससे भी पहले हमने एक एक्सरसाइज पढ़ी थी एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मणा। समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और मलेशिया के बीच में जो है वो होती है, तो समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज भी जो है वो पता होनी चाहिए। ये तो लेटेस्ट हमने आने वाली इससे पहले की जो 3-4 वीडियोस थी उनमें पढ़ी थी। अगर हम बात करते हैं कि और कौन कौन सी एक्सरसाइजेज होती हैं जिनमें इंडिया पार्टिसिपेट करता है अलग अलग कंट्रीज़ के साथ, देखो इंडिया जो है वो बांग्लादेश के साथ संप्रीति एक्सरसाइज करता है, इंडिया मित्र शक्ति एक्सरसाइज करता है श्रीलंका के साथ, स्लाइनेक्स एक्सरसाइज होती है वो भी श्रीलंका के साथ ही जो है वो इंडिया करता है। इंडिया जो है वो एक्सरसाइज खंजर करता है किर्गिस्तान के साथ। एक्सरसाइज इक्विवेरियन हमने पढ़ी है मालदीव के साथ की जाती है। एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट हो गया मंगोलिया के साथ जो है वो इंडिया करता है। एक्सरसाइज इंद्र हो गया, इंद्र एक्सरसाइज इंडिया रशिया के साथ करता है। एक हमने विनबैक्स एक्सरसाइज भी पढ़ी थी, विनबैक्स एक्सरसाइज जो है वो वियतनाम के साथ जो है वो की जाती है। और इस तरह की इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपने ध्यान रखनी है जो अलग अलग कंट्रीज़ के साथ जो है वो इंडिया अलग अलग टाइम में जो है वो परफॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर लद्दाख वाज ग्रांटेड यूनियन टेरिटरी स्टेटस। तो बोलते हैं कि किस वर्ष लद्दाख को जो है वो केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। देखो लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर में आता था,
जम्मू कश्मीर में आता था, फिर जम्मू कश्मीर के 2 भाग कर दिए गए और एक तो जम्मू कश्मीर रह गया, दूसरे को जो था वो लद्दाख बना दिया गया। ये दोनों जो है वो केंद्र शासित प्रदेश जो था वो बना दिए गए। इनको कौन से ईयर में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? लद्दाख का हमसे पूछा गया है तो अगस्त 2019 की बात है कि इसको ये केंद्र शासित प्रदेश का स्टेटस दिया गया था। अगर हम बात करते हैं कि लद्दाख में लोकसभा की सीट्स कितनी हैं, तो लद्दाख में 1 लोकसभा की सीट आती है। अभी लद्दाख के लोग जो हैं, लद्दाख के बहुत सारे लोग स्ट्राइक पर जो हैं वो बैठे हुए हैं और सोनम वांगचुक जो हैं ये मतलब लीड कर रहे हैं एक तरह से, और 20-21 दिन जो हैं वो इनको हो चुके हैं स्ट्राइक पर बैठे हुए। अब देखो ये क्यों स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, क्या इनकी डिमांड्स हैं जिनको लेकर ये स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं? देखो इनका कहना है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है, लद्दाख के ऊपर उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, तो ये मांग कर रहे हैं 6th शेड्यूल की। 6वां शेड्यूल जो है वो लद्दाख को दिया जाए, इस बात को लेकर जो है मांग कर रहे हैं। अब देखो 6th शेड्यूल की जो मांग की जा रही है ना, ये कुछ एक ट्राइबल एरियाज़ को दिया गया है जो एक ऑटोनॉमी के साथ जो है वो खुद को एडमिनिस्टर जो है वो कर सकते हैं। इसलिए ये मांग कर रहे हैं ताकि इनका कंट्रोल यहाँ पर रहे लद्दाख के लोगों का और बाहर के लोगों का ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर ना हो सके, ये इसलिए डिमांड की जा रही है। और हम ना 6th शेड्यूल के बारे में पॉलिटी में बहुत बार पढ़ चुके हैं। पॉलिटी में इसका क्वेश्चन बन सकता है कि 6th शेड्यूल जो है वो क्या बात करता है। देखो 6th शेड्यूल में जो है वो ट्राइबल एरियाज़ जो है ना कुछ एक स्टेट्स के, उनको लेकर प्रोविज़न किया गया है, जैसे कि असम हो गया, असम को लेकर यहाँ पर प्रोविज़न है, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिज़ोरम हो गया। इन 4 स्टेट्स का जो है वो 6th शेड्यूल में जो है वो मेंशन किया गया है और इसी की डिमांड जो है वो अब लद्दाख कर रहा है ताकि लद्दाख को बचाया जा सके। अल्टीमेटली ये इनका कहना है कि लद्दाख को हम बचा सकें, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बाहर के लोगों का इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ रहा है, उन चीज़ों को लेकर ये कंसर्न है और इसीलिए डिमांड की जा रही है। काफ़ी दिनों से स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं। बोलते हैं वर्ल्ड टीबी डे एवरी ईयर ऑब्जर्व्ड ऑन। तो बोलते हैं कि वर्ल्ड टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस डे जो है वो प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। देखो अगर हम बात करते हैं कि वर्ल्ड टीबी डे जो है वो प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो ये क्वेश्चन हमने पढ़ा है, बहुत बार रिवाइज किया, परंतु अभी ये डे मनाया गया तो डिस्कस करना ज़रूरी है। 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे जो है वो मनाया जाता है, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे जो है वो मनाया जाता है। इस वर्ष जब मनाया गया ना ये वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, तो आपने ध्यान रखना है इसकी थीम क्या रखी गई थी। तो थीम हम पहले जान लेते हैं इसकी थीम रखी गई थी यस वी कैन एंड टीबी, ये इसकी थीम जो था वो रखी गई थी। एक और क्वेश्चन टीबी के बारे में पूछा जा सकता है, आई थिंक पूछा भी गया है अभी एक एग्ज़ाम में, हम पहले भी इसको अक्टूबर-नवंबर में डिस्कस कर चुके हैं। देखो इंडिया में जो है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्यूबरक्लोसिस के केसेस जो हैं वो पाए गए हैं 2022 में। ये एक रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें 2023 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट थी ये। इसमें ये कहा गया था कि इंडिया में जो है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्यूबरक्लोसिस के केसेस जो हैं वो पाए गए हैं। ग्लोबल का जितना भी केसेस हैं उसका 27% तो अकेला इंडिया में ही जो है वो इन केसेस का पाया गया है, इसलिए जो है ये चर्चा में आया था। तो इतना आपने ध्यान रखना है कि 27% केसेस इंडिया में है पूरे वर्ल्ड के। इंडिया में पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट नंबर ऑफ टीबी केसेस हैं। वर्ल्ड टीबी डे जो है वो कब मनाया जाता है, मार्च महीने में मनाया जाता है, 24 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या रखी गई थी वो ध्यान रखना है। लास्ट टाइम भी हमने एक इम्पॉर्टेंट डे और उसकी थीम रिवाइज की थी, उसको एक बार फिर से करते हैं। वर्ल्ड वाटर डे हमने डिस्कस किया था, 22 मार्च को जो है वो मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे, और इस बार वर्ल्ड वाटर डे की थीम रखी गई थी वाटर फॉर पीस। वाटर फॉर पीस जो था वो इसकी थीम रखी गई थी, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट डेज के बारे में जो हमने हाल फिलहाल में डिस्कस की थे, विद थीम हमने डिस्कस कर लिया। देखो इनका भी आपके पास एक अलग से लिस्ट होनी चाहिए, जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट डे आता है उसको अपनी लिस्ट में नोट किया और एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर पीजीटी की तैयारी आप कर रहे हैं ना, तो पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है, वहाँ से आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। पीजीटी पेपर 1 की इंपॉर्टेंस आपको ऑलरेडी पता है कि अगर पेपर 1 में पास होंगे तभी पेपर 2 चेक होगा, और पेपर 2 में नंबर क्लैश करके तो मेरिट पेपर 1 से ही बनेगी, और फाइनल लिस्ट में अगर आपको नाम पाना है ना तो ज़रूरी है, और प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, क्यों कोई चांस छोड़ना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है रिसेंटली वेयर वॉज 4th SCO यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम ऑर्गेनाइज। तो बोलते हैं कि हाल फिलहाल में चौथे नंबर का जो SCO का स्टार्टअप फोरम हुआ है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, आपको कमेंट करके जो है वो बताना है। उससे पहले देखिए
एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज का लिंक भी जो है वो पीजीटी की टेस्ट सीरीज के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। तो एलाइड की टेस्ट सीरीज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बताने की ज़रूरत नहीं है कि एलाइड की तैयारी अगर आप करेंगे तो बाकी एग्जाम्स की तैयारी खुद ब खुद हो जाएगी। आपकी जीके स्ट्रांग हो जाएगी एक तरह से, और काफ़ी हेल्प आपको मिलने वाली है, अपनी कमियां पता चल जाएंगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।